रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य का विकास से हम जयशंकर प्रसाद जी को देख रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रसाद के नाटकों की सामान्य विशेषताएं देखेंगे। देखते हैं। पहला बिंदु ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता में प्रसाद के सभी नाटक कामना और एक घूंट को छोड़कर ऐतिहासिक है। अन्य ऐतिहासिकता उनके नाटकों की सामान्य विशेषता बन गई है। प्रसाद ने इतिहास के सूक्ष्मता अति सूक्ष्म तथ्यों का ध्यान रखा है। इसके लिए प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त राजमुद्राओं, स्तंभ लेखों, शिलालेखों, पौराणिक एवं साहित्यिक कृतियों, ताम्रपत्रों तथा मूर्ति लेखों का उपयोग उन्होंने बराबर किया है। किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे देश कालबद्ध ऐतिहासिक वृत्त के अनुसंधान को लक्ष्य मानकर इस दिशा में प्रवृत्त हुए थे। यह ध्यान देने की बात है कि प्रसाद ने पौराणिक युग से आरंभ करके हर्षवर्धन के समय तक के इतिहास को ही उपजीव्य बनाया है। भारत का इतिहास यहीं समाप्त नहीं हो जाता, किंतु प्रसाद को हर्ष के बाद के इतिहास से वह नैतिक शक्ति और ऊर्जा नहीं मिल सकती थी जिसकी उन्हें तलाश थी और जिसका उपयोग वे तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा देने के लिए करना चाहते थे। प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में ऐसे नायकों की सृष्टि की है जिनका नैतिक बल तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्ति के कर्णधारों से कहीं ज्यादा है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी से पंचनद तक और सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित करता है, किंतु इसलिए नहीं कि वह शक्तिमद में मत होकर दूसरे देशों को आक्रांत करे। उसका लक्ष्य पूरे आर्यावर्त को सुव्यवस्थित और सुशासित करना है। स्कंदगुप्त अधिकार सुख को मादक और सारहीन समझता है। प्राणदत्त उसे प्रेरित करते हुए कहता है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। प्रसाद ने गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि पात्रों का चयन यूं ही नहीं किया है। ये सभी पात्र अत्यंत प्राणवान, ऊर्जा संपन्न और नैतिक शक्ति की गरिमा से मंडित हैं। इन्हें सामने रखकर प्रसाद स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस साम्राज्यवादी शक्ति से वे संघर्ष कर रहे हैं वह नैतिक स्तर पर उनसे तुच्छ है। अपने नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने युग विशेष के पुरुषों के पुरुषार्थ को नहीं, युग युग के पुरुषों के पुरुषार्थ को मूर्त किया है। इसी दृष्टि से उनके ऐतिहासिक नाटकों को देखना अधिक श्रेयस्कर होगा। इस केंद्रीय विशेषता के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। कल्पना का योग। कल्पना का योग इतिहास के इतिवृत्तों को सजीव करने के लिए प्रसाद ने कल्पना का आधार लिया है। बिखरे हुए कथा सूत्रों के संगठन, नवीन पात्रों की उद्भावना, एक ही पात्र के दोहरे या तिहरे व्यक्तित्व का अंकन, कई पात्रों का एकीकरण, यह सब कुछ वे अपनी भव्य कल्पना के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। कल्पना का यह आधार कहीं भी युग विरोध या असंगति नहीं उपस्थित करता। अगला बिंदु, कथानकों की जटिलता। प्रसाद के प्रमुख नाटकों के कथानक जटिल हो गए हैं। इतिहास के संपूर्ण ज्ञात तथ्यों को समेटने में यह जटिलता अनिवार्य सी हो गई है।
कथा में कहीं कहीं व्यर्थ का विस्तार हो गया है। प्रसाद ने कहीं कहीं सूच्य तथ्यों के लिए भी पृथक दृश्यों का विधान किया है। इस कारण भी कथा विस्तार हो गया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु में कथानक की यह जटिलता खटकती है। अगला बिंदु सांस्कृतिक वातावरण से है। प्रसाद के नाटकों में प्रसाद ने केवल इतिहास का ही उद्धार नहीं किया है, भारतीय संस्कृति के उदात्त अनुदात्त स्वरूप का उद्घाटन भी किया है। महाभारत युग के अंत से लेकर हर्षवर्धन के उद्भव तक का संपूर्ण सांस्कृतिक वातावरण उनके नाटकों में बिंबित हो उठा है। आर्यों और नागों का संघर्ष, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा, ब्राह्मणों और बौद्धों का द्वंद्व, बौद्धों की तांत्रिक परिणति और देशव्यापी कुचक्र, सम्राटों का शौर्य विलासिता, देशभक्ति और अपराजित स्वाभिमान, सामाजिक सुधारकों एवं धर्म नेताओं के सामाजिक संगठन का प्रयत्न, जनता की धर्मभीरुता तथा वीर पूजा की प्रवृत्ति आदि भारतीय संस्कृति के उज्जवल अनुज्वल पक्ष उनके नाटकों में साकार हो गए हैं। अगला बिंदु दार्शनिकता। प्रसाद के नाटकों में जो दार्शनिकता है, दार्शनिकता प्रसाद के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उनके नाटकों में अजातशत्रु की रचना के साथ ही दार्शनिक तत्वों का समावेश लक्षित होता है। अजातशत्रु में गौतम बुद्ध की करुणा अपना स्नेहांजल फहराती है और बिंबिसार भाग्यवाद में आस्था प्रकट करता है। स्कंदगुप्त स्वयं नियति की कठोरता में विश्वास करता है। चंद्रगुप्त में दांडायन का औपनिषदिक आत्मवाद तथा एक घूट में शैवागमों का आनंदवाद स्पष्ट लक्षित है। जन्मेजय के नाग यज्ञ में व्यास सत्य को धर्म का मूल तत्व बताते हैं। इस प्रकार प्रसाद के नाटकों में अद्वैतवाद, नियतिवाद, करुणामूलक बौद्ध दर्शन तथा शैवागमों का आनंदवाद आदि धार्मिक दर्शन की प्रमुख मान्यताएं प्रकट हुई हैं। प्रेम की तरल धारा। प्रसाद के नाटकों में कर्तव्य की कठोरता के अंतराल में प्रेम की तरल धारा प्रसाद के नाटकों में सर्वत्र प्रवाहित हुई है। प्रसाद ने प्रशांत शुद्ध प्रेम के समानांतर वासनामय चंचल प्रेम धारा बहाकर दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन साथ साथ प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त में विजया का वासनामय चंचल प्रेम देवसेना के स्वाभिमान गर्भित निष्काम प्रेम को अत्यधिक उज्जवल बना देता है। अजातशत्रु में मागंधी का वासना में जलता हुआ रूप गर्व मल्लिका की एक निष्ठता के सामने तुच्छ प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त में कार्नेलिया, कल्याणी और मालविका तीनों का प्रेम शुद्ध और सात्विक है। तीनों का आलंबन चंद्रगुप्त है, अतः समस्या विषम हो गई है। नाटककार ने कल्याणी और मालविका को नियति के कठोर चक्र में पीस कर अलग कर दिया है। प्रेम और सौंदर्य प्रसाद की जीवन धारा के दो कुल थे। उनमें सभी नाटक सौंदर्य और प्रेम की स्निग्ध तरलता में से सिक्त हैं। अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद। पाश्चात्य नाट्य विधान में अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद की बड़ी महिमा है। इसके लिए नाटक के वस्तु विधान में विरोध का प्राधान्य अनिवार्य है। द्वंद्व की उपस्थिति से कार्य व्यापार सजीव और प्राणवान हो जाते हैं। प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों को छोड़कर परवर्ती सभी नाटकों में इसकी उपस्थिति स्पष्ट है। अजातशत्रु में बिंबिसार, स्कंदगुप्त में देवसेना, विजया, भट्टार्क तथा स्वयं स्कंद, चंद्रगुप्त में
राक्षस और चाणक्य के व्यक्तित्वों में अंतर्द्वंद की झलक मिलती है। बहिर्द्वंद से तो प्रायः सभी नाटक भरे हुए हैं। काव्यत्व का प्राधान्य काव्य तत्व का प्राधान्य में प्रसाद का कवि कहीं भी नहीं दब सका है। उनके नाटकों में भी वह अपनी संपूर्ण विशेषता एवं शक्ति के साथ प्रकट हुआ है। काव्येषु नाटकम रम्यम की उक्ति प्रसाद के नाटकों पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। इन नाटकों में स्थल स्थल पर हम काव्यात्मक गद्य खंडों के झुरमुट से गुजरते हैं। प्रकृति की भीषणता और रमणीयता, नारी का रूप, प्रेम, त्याग और ईर्ष्या, पुरुषों के वीरत्व की अपूर्ण व्यंजना, इन सब ने मिलकर प्रसाद के नाटकों में काव्य की अनिवार्य एवं अनुकूल सामग्री उपस्थित की है। इसलिए ये नाटक दर्शनीय ही नहीं पठनीय भी हो गए हैं। देश प्रेम प्रसाद के नाटक उनके देश प्रेम के अमर प्रतीक हैं। प्रसाद के हृदय में देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। इसी प्रेम ने उन्हें संस्कृति, धर्म और दर्शन के अध्ययन की ओर प्रेरित किया था। देश प्रेम की प्रधानता के कारण ही इतिहास के उज्जवल रत्नों को प्रसाद ने नाटकों में संजोया है। व्यास, गौतम, चाणक्य, दांडायन, स्कंद, चंद्रगुप्त आदि का देश प्रेम प्रसाद के ही देश प्रेम का आधार लेकर खड़ा हुआ है। प्रसाद का यह देश प्रेम न तो जातीयता को तिरस्कार करता है और न विश्व प्रेम का विरोध ही उपस्थित करता है। वह बड़ी ही उदात्त भावना के आधार पर मूर्त हुआ है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रसाद ने न तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र से अपने को अलग किया है और न पाश्चात्य नाट्य विधानों का अंधानुकरण। दोनों का उचित सामंजस्य उनकी नाट्य कला की प्रमुख विशेषता है। पूर्वरंग, प्रस्तावना, नांदी पाठ, भरतवाक्य आदि का त्याग प्रारंभिक नाटक इसके अपवाद हैं। अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का प्राधान्य, चमत्कार पूर्ण प्रसंगों की अवतारणा, वस्तु विन्यास का प्राधान्य, स्थिति परिवर्तन उपस्थित करने के लिए करुणा और भय का सम्मिलित चित्रण, अजातशत्रु में पद्मावती को मारने के लिए उदयन का उद्यत होना, स्कंदगुप्त में देवसेना का प्रपंच बुद्धि के जाल में फंसना इत्यादि, इन सब का उचित ग्रहण पाश्चात्य शैली के आधार पर किया गया है। अजातशत्रु में तो कार्य व्यापार का विकास भी पाश्चात्य नियमों के ही आधार पर हुआ है। साथ ही नाटकों में रस की प्रधानता, कार्य की अवस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों तथा संधियों की उपस्थिति स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त में तीनों स्पष्ट लक्षित होती हैं। नायकों का उदात्त व्यक्तित्व, प्रख्यात कथानक, आधिकारिक और प्रासंगिक कथानकों का उचित संबंध, अंत में पूरी कथा धारा की आदर्शवादी परिणति, यह सब भारतीय आदर्शों के आधार पर हुआ है। इस प्रकार प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य विधियों का सुंदर समन्वय उपस्थित किया है। आधुनिकता की झलक प्रसाद के नाटकों में आधुनिक समाज की झांकी भी मिल जाती है। अजातशत्रु में बिंबिसार का अजातशत्रु की अयोग्यता की आड़ में राज सत्ता का सौंपने का बहाना आधुनिक साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का सूचक है। भारत को स्वतंत्रता न देने की नीति को ब्रिटिश नीतिज्ञ भी अयोग्यता की आड़ में छिपाते रहे हैं। स्कंदगुप्त में देशभक्ति के क्षेत्र में स्त्रियों का पूर्ण सहयोग आधुनिक नारी जागरण का परिचायक है। साथ ही देवसेना द्वारा गाना गाकर भीख मांगते समय युवकों की मनोवृत्ति का चित्रण आज के युवकों को सामने ला देता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त में सिंहरण और अलका की राष्ट्रीय भावना में
वर्तमान राष्ट्रीय आंदोलन सजीव हो उठा है। ध्रुव स्वामिनी में तो नारी के अनमेल व्याह की स्पष्ट समस्या उठाई गई है। अभिनेयता। प्रसाद के नाटकों की अभिनेयता का प्रश्न पुराना पड़ चुका है। सामान्यतः नाटकों का बड़ा होना, भाषा की अति साहित्यिकता, संवादों की दीर्घता, स्वगत कथनों का आधिक्य, गीतों का बाहुल्य, दृश्य विधान में कठिनाई, आकर्षित और अस्वाभाविक घटनाओं की उपस्थिति, पात्रों की बहुलता आदि तत्व इन नाटकों की अभिनेयता में बाधक नहीं माने गए हैं। जहाँ तक नाटकों के बड़े होने का प्रश्न है, यह सभी नाटकों का पर चरितार्थ नहीं होता। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को ही इस दृष्टि से अनुपयुक्त कहा जा सकता है। शेष नाटक छोटे हैं, गीतों को निकाला जा सकता है, भाषा शिष्ट जनों के लिए अत्यधिक दुरूह नहीं है। यदि अभिनय सजीव हो तो भाषा की क्लिष्टता दर्शकों के लिए अधिक कठिनाई उपस्थित नहीं कर सकती। वस्तुतः सबसे बड़ी कठिनाई दृश्यों की उपस्थिति संबंधी है। प्रसाद के नाटकों में दृश्यों की योजना मंच की दृष्टि से नहीं की जा गई है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक के चौथे अंक के दृश्य विधान का विचार कीजिए। दृश्य योजना में क्रमशः प्रकोष्ठ, शिविर, न्यायाधिकरण, चातुष्पथ, पथ, कुटी का विधान है। प्रकोष्ठ के दृश्य के उपरांत तुरंत ही शिविर का दृश्य तभी दिखाया जा सकता है जब उसकी आवश्यक योजना पहले से हो। मंच पर इतना स्थान नहीं होता कि बाहर प्रकोष्ठ का दृश्य चलता रहे और भीतर शिविर का दृश्य भी प्रस्तुत किया जाए। यह कठिनाई शिविर को न्यायाधिकरण के रूप में बदलने में और भी बढ़ जाती है। ध्रुव स्वामिनी को छोड़कर शेष सभी नाटकों में इस प्रकार की थोड़ी बहुत कठिनाई है। पात्रों की वेशभूषा के संबंध में उचित निर्देश न होने से भी संचालक को पर्याप्त कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्रसाद के नाटक खेले जा सकते हैं। आवश्यकता परिष्कृत रुचि के साहित्य, अभिनेताओं तथा आदर्श रंगमंच की है। पाश्चात्य प्रभाव। प्रसाद के नाटकों पर पाश्चात्य नाट्यकला के प्रभाव की बात बहुत पहले ही स्वीकार कर ली गई थी। विद्वानों ने ऐसा अनुभव किया था कि प्रसाद ने बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्रलाल राय की कृतियों से प्रेरणा ली थी। राय महोदय अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से प्रभावित थे। इस प्रकार प्रसाद परोक्षतः शेक्सपियर की स्वच्छंदतावादी शैली से प्रभावित हैं। इधर हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव का विश्लेषण कई शोध ग्रंथों में किया गया है। शोधकर्ताओं ने प्रसाद को पश्चिम के कई नाटककारों से प्रत्यक्षतः प्रभावित घोषित किया है। प्रसाद के नाटकों का पाश्चात्य प्रभाव दिखाने वाले आलोचकों और शोधकों में डॉक्टर श्रीपति शर्मा ने सामान्य प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रसाद के स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण, उनके नियतिवाद, उनके नाटकों में नारी पात्रों की सक्रियता, पात्रों के अंतर्द्वंद आदि को शेक्सपियर के प्रभाव रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने प्रसाद के अजातशत्रु पर शेक्सपियर के किंग लियर और रिचर्ड्स द्वितीय का प्रभाव स्वीकार किया है, किंतु यह नहीं बताया है कि यह प्रभाव कथानक संगठन या पात्रों के चरित्रांकन पर कितना और किस रूप में पड़ा है। दूसरे अन्वेषक डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने पाश्चात्य प्रभाव का अध्ययन अधिक इत्मीनान से किया है। आपने अजातशत्रु पर किंग लियर का
कामना पर टॉलस्टॉय के दी फर्स्ट डिस्टिलर और शॉ के बैक टू मैथ्यू सेलाह का स्कंदगुप्त पर हैमलेट का, चंद्रगुप्त पर हेनरी द फिफ्थ का और ध्रुव स्वामिनी पर इब्सन के समस्या नाटकों का प्रभाव दिखाया है। इससे अधिक प्रभाव अजातशत्रु पर किंग लियर का दिखाया गया है। अजातशत्रु में जिस प्रकार अजातशत्रु बिंबिसार के प्रति अकृतज्ञ और विरुद्धक प्रसेनजित के प्रति विद्रोही हैं, उसी प्रकार किंग लियर में किंग लियर की दो पुत्रियां गानेरिल और रेगन किंग लियर के प्रति अकृतज्ञ और ग्लास्टर के प्रति उसका पुत्र एडमंड विद्रोही है। जिस प्रकार विरुद्धक की माता शक्तिमती नीच कुल की है और विरुद्धक को उकसाती है, उसी प्रकार एडमंड की माता भी दासी पुत्री है और वह एडमंड को उकसाती है। किंग लियर में जिस प्रकार गानेरिल और एडमंड का प्रणय दिखाया गया है, वैसे ही अजातशत्रु में अजातशत्रु के साथ वाजिरा का प्रेम दिखाया गया है। इस प्रकार समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अजातशत्रु की रचना शेक्सपियर के किंग लियर के प्रभाव स्वरूप की गई है, किंतु यही प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी विचारणीय है। अजातशत्रु में कथा का आधार इतिहास है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार का अपदस्थ किया जाना एक ऐतिहासिक तथ्य है। कौशल के प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार का विवाह और दहेज में काशी की प्राप्ति भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। प्रसाद जी ने किंग लियर की अपेक्षा इतिहास के तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया है। अजातशत्रु की भूमिका में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की गहरी छानबीन की है। इसके अतिरिक्त किंग लियर और अजातशत्रु के कथानकों में पर्याप्त भेद भी है। किंग लियर की 3 पुत्रियां हैं। वह स्वयं उनमें अपना राज्य बांट देना चाहता है। वह अपनी पुत्रियों को समान हिस्सा न देकर जो उसको जितना प्रेम करती है उसे उसी अनुपात में देना चाहता है। इसलिए गानेरिल और रेगन उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करती हैं। तीसरी पुत्री कार्डेलिया अपनी बहनों की तरह झूठे प्रेम का प्रदर्शन नहीं करती। इस पर किंग लियर असंतुष्ट होकर उसका भी हिस्सा गानेरिल और रेगन को दे देता है। यह तय होता है कि लियर और उसके 100 सामंतों को बारी बारी से दोनों बहनों के द्वारा यथोचित धन व्यय के लिए मिलता रहेगा। इसके बाद दोनों पुत्रियां पिता के प्रति निर्दय हो जाती हैं। अजातशत्रु में बिंबिसार का साम्राज्य लोभ स्पष्ट दिखाया गया है। वह यह कहकर अजातशत्रु को टालता रहता है कि अभी उसमें साम्राज्य संचालन की योग्यता नहीं है। गौतम के समझाने पर वह साम्राज्य से अलग होता है। ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि प्रसाद ने अजातशत्रु की रचना करते समय इतिहास के तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया है। किंग लियर से प्रेरणा ग्रहण करने की बात मान्य हो सकती है। प्रसाद के नियतिवादी को भी पाश्चात्य प्रभाव के रूप में लिया गया है। प्रसाद का नियतिवाद भारतीय अधिक है। इसी प्रकार उनका स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण शैवागम के आनंदवाद से प्रेरित है। प्रसाद में पाश्चात्य नाट्य विधान और पाश्चात्य नाटकों के कथानकों और चरित्रों का प्रभाव संलिष्ट रूप में है। वे प्रभावित नहीं हैं, प्रेरित हैं। वे भारतीय रस सृष्टि और आदर्श को अधिक महत्व देते हैं। वस्तुतः डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने पाश्चात्य नाटककारों की कृतियों का इतना अधिक अनुशीलन किया है कि वे उनके मन पर छाई रहती हैं और यत्किंचित समता दिखाई देने पर भी वे उसे पाश्चात्य प्रभाव मान लेते हैं। चाहे वह समता स्वतंत्र उद्भावना का
सहज परिणाम ही क्यों न हो। पाश्चात्य पर प्रसाद पर पाश्चात्य प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु जिन जिन नाटककारों का प्रभाव जिस रूप में उन पर दिखाया गया है, हमें पूरा संदेह है कि प्रसाद ने उन नाटककारों की कृतियों का अध्ययन किया था। अब गद्य काव्यकार प्रसाद को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये आपके आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप अपना कीमती समय निकाल कर इसे अवश्य सुनेंगे।